तो शुरू करते हैं क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको पता होना चाहिए वो इनफैक्ट 11th का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अगर आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर अभी याद नहीं है तो आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रो जो है वो देता हूँ ताकि आपको हल्का सा वो रिवाइज हो जाए। जो ए सेट है हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 1 2 3, एक और सेट ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बी ले लिया 4 5 9। तो यहाँ पर सिंपल एलिमेंट पेयर्स जो होते हैं इन्हें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अगर मान लो मैं कहता हूँ ए क्रॉस बी, तो हमने वहां पर ए के एलिमेंट्स पहले लेने हैं, बी के एलिमेंट्स बाद में लेने हैं और उनके पेयर बना देने हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पर सारे के सारे पेयर्स की हम बात करें तो पहले हम 1 के साथ बनाएंगे, फिर हम 2 के साथ बनाएंगे और फिर 3 के साथ बना देंगे। जैसे 1 4 1 5 1 9, इनफैक्ट आप स्क्रीन पे सारा देख ही सकते हैं मैंने जिस हिसाब से बनाया। पहले ए के एलिमेंट्स हैं, उसके बाद बी के हैं। अगर यही जो है वो बी क्रॉस ए होता तो पहले बी के एलिमेंट्स होते और उसके बाद जो है वो ए के एलिमेंट्स होते। तो ये तो है सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने 11th में किया था। बात यह है कि हम अब क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमारे को रिलेशंस का पता चलेगा। रिलेशन जो होता है वो इनफैक्ट सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। वो इक्वल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ए क्रॉस बी के, लेकिन मेन जो है वो हमेशा इसके अंदर ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आर होता क्या, रिलेशन होता क्या? रिलेशन एक सिंपल जैसे फॉर्मूला है। मतलब मेन क्या है कि जो दो एलिमेंट्स हम यहाँ पेयर कर रहे हैं, उन दो एलिमेंट्स के अंदर अगर कोई रिलेशन हम वहां पर बता देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स वाई का पेयर बनाओ, लेकिन यहाँ पर वाई जो है वो होना चाहिए इक्वल्स टू एक्स। सेम एग्जांपल अगर मान लो हम ले रहे हैं, मतलब जो हमने सेट लिए हुए हैं ए और बी, इन्हीं के अंदर ये वाला रिलेशन मान लो हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हमने वहां पर लिए हैं ए क्रॉस बी में, उन सबको देखो, 1 4 को, 1 5 को, 1 9 को, इसी तरीके से 3 9 तक सारे एलिमेंट्स देखो। जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का ट्वाइस कहां कहां आपको मिल रहा है, सिर्फ वो आपने ध्यान में रखना है। जैसे 2 4, अब अगर हम 2 4 देख रहे हैं तो 2 को डबल करोगे तो आपको 4 मिलेगा। अब जरा यहां पर रिलेशन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिलेशन किस तरह से इस 2 4 को इंडिकेट कर रहा है। मैंने लिया है एक्स कॉमा वाई, और उसके बाद मैंने डिफाइन किया इस रिलेशन को वेयर वाई इज इक्वल टू 2x। मतलब जो मैं राइट में लूंगा एलिमेंट, जो मैं दूसरा एलिमेंट लूंगा जो कि आप देख सकते हैं वाई है, वो इक्वल होना चाहिए पहले एलिमेंट के डबल का। तो 2 4 जो है वो यहां पर ऑब्वियस है कि हमारा आर जो है वो हमारा 2 4 हो गया। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम ये वहां पर बताएंगे कि 2 4 जो है वो एक एलिमेंट है आर का, और ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट्स का जो एक सेट बनेगा वो हमारा आर होगा। इसमें क्योंकि एक ही एलिमेंट है, वो बात अलग है कि ये पेयर्ड एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर भी दो एलिमेंट है, लेकिन हम 2 4 के सेट को एक एलिमेंट बोलेंगे आर का। तो आर का एक एलिमेंट 2 4 हो गया, और क्योंकि टोटल ही वहां पर एक ही एलिमेंट है तो हमें वहां पर करली ब्रेसिस के अंदर 2 4 जो है वो लिखकर दे देना है, तो ये हमारा आर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इस बार हम कहते हैं कि y इक्वल्स 3x। तो अब क्या करना है, अब आपको वहां पर वो वाला पेयर देखना है जिसमें आपका जो राइट एलिमेंट है वो लेफ्ट एलिमेंट का थ्राइस हो। ऐसा कौन सा है यहाँ पर? ऐसा हमारे पास 3 9 है। तो इसका मतलब 3 9 जो है इट इज एन एलिमेंट ऑफ आर, और क्योंकि एक ही एलिमेंट है यहाँ पर तो हम सीधा सीधा वहां पर लिख देंगे आर इक्वल्स करली ब्रेसिस के अंदर 3 9। एक और रिलेशन ले लेते हैं। अब इसमें मैंने ले लिया कि y जो है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब y एक्स स्क्वायर के इक्वल कहां पर है? y एक्स स्क्वायर के इक्वल हमारे को यहाँ पर 2 4 में भी मिल रहा है और साथ में 3 9 में भी मिल रहा है, क्योंकि अगर 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास दो एलिमेंट हो गए। अब दो एलिमेंट है आर के, तो दोनों एलिमेंट्स को वहां पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की तरह करली ब्रेसेस में लिख दो। पहले 2 4 लिख दो और फिर 3 9 का पेयर लिख दो। तो एक के बाद एक वहां पर अगर हम लिख देंगे तो हमारे पास पूरा जो रिलेशन का सेट है वो आ जाएगा। तो अगर हम सिर्फ यही तीन एग्जांपल जो है इन्हीं को हम ढंग से समझ लें तो हमारे को रिलेशन जो है उसका फंडामेंटल जो है वो तो समझ में यहीं पर ही आ जाता है कि रिलेशन है क्या। रिलेशन सिंपल हमारे पास ए क्रॉस बी का कोई एक सबसेट है जो ऐसा है कि ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, मतलब जो भी हम दो सेट ले रहे हैं उनके एलिमेंट्स के बीच में कोई ना कोई एक फॉर्मूला, कोई ना कोई एक रिलेशन जो है वो हमारे को दे रहा है। और इसी वीडियो में हम बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं वो इसी से रिलेटेड करने वाले हैं। तो रिलेशंस जो है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पक्का पक्का क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिवियल रिलेशंस। ट्रिवियल रिलेशंस क्या होते हैं? जैसे ए और बी तो हमने जैसा लिया हुआ था वही लिया है मैंने। ए क्रॉस बी जो है वो भी हमारे को सेम ही मिलेगा अगर हमारे ए और बी सेम रहेंगे। अब यहाँ पर हम रिलेशन की अगर बात करें कि अगर y जो है उसे मैं कहूँ इक्वल्स x प्लस 10, तो आप सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो देखो और आप राइट एलिमेंट कहीं पर भी देखो कि क्या वो लेफ्ट एलिमेंट में प्लस 10 करने पे आ रहा है। तो आप देखेंगे एक भी हमारे पास पेयर ऐसा नहीं है जिसके अंदर लेफ्ट एलिमेंट में 10 प्लस करके राइट आ रहा हो। तो इसका मतलब कोई भी एक भी एलिमेंट जो है वो हमारे रिलेशन में नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो हम 5 यूज करते हैं, और ये जो है ये आपने 11th में भी किया है, सेट के अंदर भी हम ये नल सेट के लिए 5 यूज करते थे, यहाँ पर भी यही होगा। और जब ऐसा है तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि आर अपने आप में ही नल सेट है, तो आर इक्वल्स 5 इस तरह से दे देंगे। तो ये है नल सेट। अब एक और रिलेशन देखते हैं। मान लो मैं कहता हूं यहां पर कि
एक ऐसा पेयर जिसके अंदर राइट एलिमेंट जो है वो लेफ्ट एलिमेंट से बड़ा हो। तो जितने भी हमारे यहाँ पर पेयर्स हैं ए क्रॉस बी में, ये आप देखेंगे कि सारे के सारे जो भी हमारे पेयर्स हैं वो इस वाले रिलेशन को होल्ड करते हैं। हर एक किसी के अंदर जो राइट एलिमेंट है वो हर एक किसी में लेफ्ट एलिमेंट से बड़ा है। तो क्योंकि ऐसा वो हर एक उसमें हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें आर जो है इक्वल हो जाता है ए क्रॉस बी के। जो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमारे रिलेशन के इक्वल आ जाता है। ये दोनों रिलेशंस, वो नल रिलेशन हो या फिर यूनिवर्सल रिलेशन हो, इन दोनों ही रिलेशंस को हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर अलग अलग रिलेशंस होते हैं, जैसे सिंगल साइडेड रिलेशन, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम पहला एग्जांपल लें यहाँ पर, तो वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन सिंपल ये कहती है कि हम अगर मान लो एक सेट कंसीडर कर रहे हैं वहां पर, और वो जो सेट है उसके हर एक एलिमेंट का उसके साथ अपने आप एक रिलेशन वहां पर वो होल्ड कर रहा है, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कोई एलिमेंट अपने साथ अगर रिलेशन होल्ड करता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हमारे को थोड़े बहुत एग्जांपल्स चाहिए होंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक हम सेट लेते हैं टी। मान लो सारे के सारे ट्राइंगल्स जो भी एक प्लेन के अंदर बनाए जा सकते हैं, सारे ट्राइंगल्स का एक सेट है, और इसके अंदर रिलेशन जो है वो हम डिफाइन करते हैं T1, T2। मतलब दो एलिमेंट्स अगर मान लो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी हमारे टी सेट के हैं तो ऑब्वियस है वो ट्राइंगल्स ही होंगे। वो इस तरह से हों कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब जो हम पहला एक ट्राइंगल ले रहे हैं वो दूसरे ट्राइंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो ये एक रिलेशन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब अगर मान लो हमसे कोई कहता है कि इसके अंदर हम रिफ्लेक्सिव कंडीशन को चेक करें, तो हमें सबसे पहले क्या सोचना है? हमें पहले तो यहाँ पर सोचना है कि जो टी सेट है वो है क्या। तो हमारे को क्लियर होना चाहिए कि ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन का क्या मतलब है, वो किसी भी तरह के ट्राइंगल्स जो है वो हो सकते हैं। दूसरी चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ए का क्या मतलब होगा यहाँ पर। मतलब अगर रिलेशन में जैसे यहाँ पर T1 T2 दिया हुआ है, इसकी जगह मैं ए कर दूं तो उसका क्या मतलब होगा। अगर यहाँ पर हम ए की बात करें तो ए है क्या? है तो वो टी का एक एलिमेंट। अगर वो टी का एक एलिमेंट है तो ऑब्वियस है वो एक ट्राइंगल होगा। अब यहां पर हम कह रहे हैं एक ट्राइंगल और फिर उसके बाद वो ही ट्राइंगल, क्योंकि हम ए बोल रहे हैं। तो यहां पर रिलेशन क्या हो जाएगा कि जो ए ट्राइंगल है इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ट्राइंगल। मतलब कोई एक ट्राइंगल अपने आप के साथ में कॉन्ग्रुएंट। तो क्या ऐसा होता है? ऑब्वियस है, हर एक ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे तो वो अपने साथ जो है वो तो कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है। तो हर ट्राइंगल क्योंकि अपने साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और उसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाता है कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू टी। टी जो है ऑब्वियस है वो सेट जो है हमने टी लिया है, कई जगह वो ए लेंगे, कई जगह कुछ और लेंगे। मेन क्या है कि हर एक एलिमेंट अपने साथ अगर रिलेशन को होल्ड करता है तो वो जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिर्फ एक एग्जांपल जो है उससे ये क्लियर होना हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, तो थोड़े बहुत और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ ऐसा सा ही लिया मैंने। इसमें मैंने एक जो है वो एल सेट लिया है, इसमें सारी लाइंस को मैंने ले लिया, और जो रिलेशन है वो रिलेशन मैंने दिया है L1 इज पैरेलल टू L2। जैसे पहले मैंने वहां पर T1 और T2 को रिलेट किया था, यहाँ पर मैंने L1 और L2 ले लिए हैं। तो L1 और L2 हैं क्या? ऑब्वियस है वो L सेट के एलिमेंट्स ही होंगे, लाइंस ही होंगी। तो हमने यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन किया है वो अगर देखेंगे तो हम पैरेललिज्म का है। अब इसमें हमने क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हमारे को L सेट पता होना चाहिए, फिर ए का मतलब पता होना चाहिए। ए का अगर हम रिलेशन में मतलब देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा वो आपको क्लियर होना चाहिए कि ए एक लाइन है, और दोबारा से आप ए लिखेंगे तो वही वाली लाइन को आप दोबारा से वहां पर रेफर कर रहे हैं। अब अगर मान लो मैं कहूं कि कोई एक लाइन है और वो पैरेलल है उसी एक लाइन के, मतलब अपने आप के, तो क्या वो बात सही है? हर लाइन अपने साथ तो पैरेलल होती है। अब क्योंकि वो अपने साथ हर एक लाइन पैरेलल होती है तो इसका मतलब ए जो है वो बिलोंग करेगा आर को, तो रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो तो मैंने आपको खैर बता ही दिया है, लेकिन मेन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। अगर मान लो यहां पर मैंने पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर लिखा होता तब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर नहीं होती, और बस यही हमने समझना होता है कि कहां पर वो अपने साथ में वो वाला रिलेशन होल्ड कर रही है और कहां पर वो वाला रिलेशन होल्ड नहीं हो पा रहा है। जहां पर हर एलिमेंट के लिए वो वाला रिलेशन होल्ड होता है, सिर्फ वहीं पर हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव है। अगर एक भी केस ऐसा है जहां पर कोई एक एलिमेंट हमारे को मिल रहा है जो सेट को बिलोंग करता है, लेकिन वो अपने साथ वो वाला रिलेशन होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में फिर हम पूरे सेट के लिए बोल देंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपने इस कंडीशन को भी ध्यान में रखना है कि रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव आपने दिखाना है तो फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू एल, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है और जैसा कि डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो भी मेन सेट का है उसके लिए रिलेशन होल्ड होना चाहिए। एक जरा एग्जांपल यहां पर रोस्टर फॉर्म में ले लेते हैं।
रोस्टर फॉर्म से मेरा मतलब है कि अगर मान लो हमारे पास ए जो है वो इस तरह से डिफाइंड हो, जैसे 0 1 2 ऐसे हमारे पास वेल डिफाइंड है, यहाँ पर हमारे को वो नहीं बोल रहा कि सेट ऑफ ऑल लाइंस वगैरह वगैरह ऐसे करके वो नहीं दे रहा कुछ भी लैंग्वेज में, सिंपल हमारे को रोस्टर फॉर्म में एक सेट दे रहा है। और हमारा रिलेशन जो है, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जैसे फॉर्मूला है कुछ ऐसा सा दे दे, जैसे हमने यहाँ पर लिया है कि y अपॉन एक्स इक्वल्स 1। अब यहाँ पर y अपॉन एक्स इक्वल्स 1 की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिविटी देखने के लिए तो शुरुआत तो वही करेंगे। सबसे पहले हमारे को क्या देखना पड़ेगा, हमारे को वहां पर ए का मतलब देखना पड़ेगा। अब ए का मतलब अगर मान लो हम ए सेट में, जो हमारा कैपिटल ए सेट है उसमें देखें तो वो 0 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है। जब हमारे को वहां पर वेल डिफाइंड सेट दिया होगा तो आपको हर एक एलिमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि वहां पर 0 0 1 1 2 2 क्या ये सारे के सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कि पेयर्ड सेट हैं ये हमारे आर में आ रहे हैं या नहीं। अब यहां पर अगर मान लो मैं 1 1 लूं तो 1 अपॉन 1 जो होता है वो 1 होता है, तो इसका मतलब 1 1 जो है वो तो आर को बिलोंग करेगा। अगर मान लो मैं 2 2 लूं तो 2 अपॉन 2 भी 1 होता है, तो वो भी आर को बिलोंग करेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 0 0 लूं तो 0 अपॉन 0 तो इंफिनिटी हो जाता है, तो इसका मतलब 0 अपॉन 0 जो है इट इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब एक एलिमेंट वहां पर ऐसा है जो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। और एक भी अगर एलिमेंट ऐसा होता है तो मैंने आपको अभी बताया ये कि हम कहेंगे कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये तो था रिफ्लेक्सिविटी के बारे में। अब जरा नेक्स्ट जो टाइप है रिलेशन का वो देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशंस की। सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो दो एलिमेंट्स के लिए होते हैं। मान लो हमारे पास ए और बी, हम दो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं किसी भी एक सेट के, कि अगर ए बी वो रिलेशन आर में है तो बी ए रिलेशन आर में होगा ही होगा, तब हम कह सकते हैं कि रिलेशन आर सिमेट्रिक है। इसमें भी आपने ध्यान रखना है हर एक पेयर अगर ए कॉमा बी वहां पर आर में है तो बी कॉमा ए आर में होना ही चाहिए। एक भी अगर पेयर वहां पर ऐसा हुआ जिसमें आपके पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट सेकंड इस ऑर्डर के अंदर वो रिलेशन में है और सेकंड फर्स्ट इस ऑर्डर में वो रिलेशन में नहीं है, तो फिर वो वहां पर सिमेट्रिक नहीं होगा। इसको समझने के लिए भी जरा एग्जांपल्स लेते हैं, सेम सेम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको वो क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। पहले वही जो हमने ट्राइंगल वाला सेट लिया था वही वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पर जो है वो हमने क्या सोचना है, सोचना तो वही है कि सबसे पहले टी सेट क्या है और हमारे पास जो मेन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हमने कंसीडर करने हैं। तो यहाँ पर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए से हमारा मतलब क्या रहेगा वो आपको क्लियर होना चाहिए। ए जो है वो एक ट्राइंगल है, बी जो है वो भी यहाँ पर ट्राइंगल है, क्योंकि ए हो या बी हो वो बिलोंग तो टी को ही करेंगे। तो अब ऐसे में हमारे पास ये दो ट्राइंगल हो गए। अब जरा रिलेशन जो है वो किस तरह से डिफाइन हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ए कॉमा बी, अगर हम टी वन कॉमा टी टू की जगह वहां पर ए कॉमा बी कर दें तो वो हमारे को रिलेशन क्या देंगे, वो हमारे को कहेंगे ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी। अगर ऐसा है तो इसका जरा उल्टा करके देखते हैं, बी कॉमा ए करके देखते हैं। तो अब बी कॉमा ए जो है वो हमारे को रिलेशन क्या देगा, ट्राइंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कोई कहे कि ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या वो इंप्लाई करता है कि ट्राइंगल 2 जो है वो ट्राइंगल 1 के साथ में कॉन्ग्रुएंट होगा। कोई से भी दो ट्राइंगल ले लो, अगर पहला वाला ट्राइंगल दूसरे के साथ में कॉन्ग्रुएंट होता है तो हमेशा दूसरा वाला जो है वो पहले के साथ में कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर कंडीशन जो है उसमें ए कॉमा बी लेकर सोच रहे हैं कि वो हमारे को क्या दे रहा है, और हम उसका एक रिवर्स जो है वो अपने दिमाग में साथ में सोच लेते हैं, और कंडीशन जो है वो इस तरह से है कि अगर कंडीशन होल्ड करती है तो रिवर्स हमेशा होल्ड करेगा, तो ऐसे में आर हमारा सिमेट्रिक होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर, जो हमने लाइन वाला लिया था वही वाला एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें जो है सिमेट्री देखते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास सिमेट्री है उसके लिए फिर से हमारे को वहां पर क्या सोचना होगा, ए बी और बी ए। अब L1 और L2 की जगह वहां पर ए और बी जो है उससे इसको रिप्लेस करके देखते हैं वो क्या कहता है। वो हमें कहेगा कि लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। तो अब यहां पर हमारे सामने हमारी कंडीशन आ जाएगी, हमारी कंडीशन आ गई कि लाइन ए जो है वो पैरेलल है लाइन बी के। अब जरा इसका रिवर्स करके देखते हैं, बी ए। अब बी ए करोगे तो क्या मिलेगा, लाइन बी इज पैरेलल टू लाइन ए। तो क्या यहां पर एक कंडीशन के लिए उसका रिवर्स हर जगह ट्रू है या नहीं है। कोई सी भी दो लाइन अगर हम देख लेते हैं, अगर हम कहें कि पहली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो हर दूसरी लाइन जो है वो फिर पहली लाइन के पैरेलल होगी ही होगी। तो क्योंकि यहां पर कंडीशन का मतलब सीधा सीधा कि उसका रिवर्स का ट्रू होना है, तो इसका मतलब आर जो है वो यहां पर सिमेट्रिक है। अब जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार जो है वो सेट ए को हम रोस्टर फॉर्म में ले लेते हैं, और जो रिलेशन है वो जैसा फॉर्मूला फॉर्म है वो आप देख ही सकते हैं, जिसमें दो का डिफरेंस जो है उसका अगर हम मोड़ लें तो 4 आना चाहिए, मतलब नेगेटिव साइन को छोड़ दो, सिंपल दो का डिफरेंस 4 होना चाहिए। अब अगर मान लो इसको समझना है तो सबसे पहले ए बी और बी ए एलिमेंट समझो।
मतलब यहाँ पर कोई से पहले दो हमारे पास एलिमेंट्स का पेयर ऐसा होना चाहिए जो पहले रिलेशन को होल्ड करे, क्योंकि तभी हम समझेंगे बी ए होगा क्या। तो यहाँ पर रिलेशन को होल्ड करने वाले ए बी हैं कौन से। अगर मान लो मैं कहूँ कि 1 5 तो ओके है, मैं कहूँ 2 6 ओके है, अगर मैं कहूँ 5 1 वो भी ओके है, और मैं कहूँ 6 2 वो भी ओके है। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं, एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंडीशन की तरह 1 5 ले लेते हैं। तो 1 5 जो है वो यहाँ रिलेशन को होल्ड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर मान लो हम 1 - 5 का मॉड देखते हैं तो वो हमारे पास 4 है। तो ऐसे में अगर मान लो हम इसका रिवर्स देखें तो 5 1, क्या वो रिलेशन को होल्ड कर रहा है? हाँ कर रहा है। अब क्या इतना सा देखकर आप ये कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर सारे एलिमेंट्स देखने होते हैं। जो भी एलिमेंट्स रिलेशन आर को वहां पर होल्ड कर रहे हैं उनका रिवर्स भी वहां पर होल्ड करेगा, सिर्फ तब आप कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो अब जो है कंडीशन की तरह जरा दूसरा एक एलिमेंट ले लेते हैं, 2 6। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने 2 6 लेना है, आप 6 2 भी ले सकते हो। कोई भी एक जो है वो एलिमेंट आपने लेना है रिलेशन का जो वहां रिलेशन को होल्ड कर रहा है। अब जैसे 2 - 6 किया तो ओके है, 4 आया। अब जरा इसका ऑर्डर जो है वो बदल देते हैं, मतलब इसका रिवर्स ले लेते हैं, 6 2, तो वो हमारे पास 4 दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक अगर पेयर लेते हैं हम जिसके अंदर a b है, तो उसके लिए b a अपने आप होल्ड करेगा वो रिलेशन को। और क्योंकि ऐसा सबके लिए हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन r है वो यहां पर सिमेट्रिक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने बात की सिंगल एलिमेंट की, सिमेट्रिक रिलेशन में हमने बात की 2 एलिमेंट्स की। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है इट इज अबाउट 3 एलिमेंट्स। इसमें हमें 3 एलिमेंट्स जो है वो कंसीडर करने होते हैं। ऐसे 3 एलिमेंट्स जिनमें अगर मान लो हम 2 का पेयर बना रहे हैं, मान लो ए और बी का हमने पेयर बनाया और वो रिलेशन आर को होल्ड कर रहा है, तो हम देखेंगे कि क्या वहां पर बी और सी जो हमारा फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो किसी और के साथ में ये वाला रिलेशन होल्ड करता है। अगर ऐसा है तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट वाला भी थर्ड वाले के साथ में वो रिलेशन होल्ड करे। सिर्फ तभी हम कह सकते हैं कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। और हमेशा जैसे हम सिमेट्री में या हम बात करें रिफ्लेक्सिविटी में, हर एलिमेंट, हर एक पेयर वहां पर हम कंसीडर करेंगे। अगर एक भी हमारे को पेयर ऐसा मिलता है जो वहां पर रिलेशन आर को होल्ड नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। एग्जांपल्स लेने के लिए हम सेम सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था टी सेट का जो ट्राइंगल्स का है। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हमारे को 3 पेयर जो है उनके बारे में सोचना है, ए बी बी सी ए सी। और अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमारे को कंडीशन 2 चाहिए। तो पहले 2 कंडीशंस के बारे में सोचना है। और ए बी सी है क्या, ये तो ऑब्वियस है, वो टी सेट के एलिमेंट्स ही रहेंगे, तो हमारे ट्राइंगल्स हैं ये। तो अगर मान लो मैं एक कंडीशन लेता हूं कि मैं कहता हूं कि ए बी यहां पर आर को होल्ड कर रहा है, मतलब ट्राइंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी के। और मान लो मैं एक और कंडीशन ले लेता हूं, मैं कहता हूं कि यहां पर जो एक ट्राइंगल बी है वो किसी ट्राइंगल सी के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। तो एक बार जरा सोचो, अगर कोई भी एक ट्राइंगल ट्राइंगल बी के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल बी जो है वो किसी ट्राइंगल सी के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियस है यहां पर ए और सी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब अगर मान लो हम रिजल्टिंग कंडीशन पे चलते हैं ए सी पे, तो ये होल्ड करेगी करेगी। 3 ट्राइंगल अगर आपने ऐसे लिए हैं कि पहला वाला दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, दूसरे वाला तीसरे के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, तो पहले वाला तीसरे वाले के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमारा फेमिलियर है वहां पर, मतलब हम एल सेट लेते हैं, वहां पर एल सेट के अंदर लाइंस हैं। और वैसे ही जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा, मतलब हमने सबसे पहले ए बी बी सी और ए सी के बारे में सोचना है क्या ये तीनों के तीनों ये एल सेट के एलिमेंट है तो लाइंस होंगी। तो अगर मान लो हम यहाँ पर कोई सी 2 लाइंस ऐसी लेकर चलते हैं अपने दिमाग में कि लाइन ए जो है वो पैरेलल है लाइन बी के, और फिर हम एक दूसरा पेयर ले लेते हैं यहाँ पर बी और सी लाइंस का, और हम कहते हैं लाइन बी जो है वो पैरेलल है लाइन सी के। अब ए जो है वो बी के पैरेलल है, बी जो है वो सी के पैरेलल है। तो अगर कोई सी भी 3 लाइन आप ऐसी लोगे जिनमें ऐसा हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी ही होगी। मतलब लाइन ए जो है वो लाइन सी के साथ में हमेशा पैरेलल होगी, तो रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा। तो क्योंकि ये हमेशा ही होगा तो ऑब्वियस है हमारा रिलेशन वहां पर ट्रांजिटिव हो गया। अब फिर से जैसा हम थर्ड एग्जांपल में हमेशा से करते ही आ रहे हैं कि एक रोस्टर फॉर्म के अंदर जो है वो लेते हैं, और रोस्टर फॉर्म के अंदर जो है वो यहाँ पर समझते हैं कि किस तरह से रिलेशन वहां ट्रांजिटिव हो सकता है या नहीं। अब यहाँ पर जो हमने ए बी बी सी और ए सी हैं वो लेने हैं, उनके अंदर जो पेयरिंग है उनको समझो। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए जो है वो लिया है 1 2। वो आप देख ही सकते हैं, रिलेशन जो है वो वेल डिफाइंड है, उसके अंदर पहले से पेयर जो है वो मैंने दिए हुए हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिया हो आपको या अलग से फॉर्मूला फॉर्म आपको सोचनी हो। मैंने पहले से ही वहां पर ये डिफाइन कर दिया है आर सेट को। तो आर सेट जो है अगर मान लो मैंने पहले से डिफाइन कर दिया है तो आपने जस्ट वहां पर पेयर देखने हैं। अब यहाँ पर 1 2 है, 2 3 है, तो अगर 1 2 और 2 3 है तो 1 3 होना ही चाहिए।
और 1-3 है भी सही, तो ओके है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी एक वहां पर हम पेयर को देखकर कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। हाँ, उल्टा जरूर सही है। उल्टा क्या, कि नॉन ट्रांजिटिव दिखाना है तो एक पेयर ही काफी है। मतलब कंडीशन जो है वो, अगर मान लो ये दिखाना है कि वो होल्ड नहीं कर रही है, तो हमने जस्ट एक एक्सेप्शन देनी है। एक हमने वहां पर पेयर दे दिया कि हाँ ये इस रिलेशन को होल्ड नहीं करता, तो वो रिलेशन है ही नहीं फिर। जैसे अगर मान लो आप यहां पर कंसीडर करो कि 1-2 जो है वो एक हमारा आर का एलिमेंट है, 2-4 भी एक आर का एलिमेंट है, तो ऐसे में 1-4 जो है वो होना चाहिए। लेकिन 1-4 अगर आप देखेंगे तो वो है ही नहीं रिलेशन में। तो यहां पर हमने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया है जिससे हम नॉन ट्रांजिटिविटी जो है वो आराम से प्रूव कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रिलेशन आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसी के साथ में हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है रिलेशन का, इनफैक्ट वो कोई अलग टाइप नहीं है। जो हमने 3 चीजें की हैं, 3 चीजें जो हमने मतलब 3 टाइप की हैं रिलेशंस के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो ये तीनों के तीनों वहां पर बिहेवियर शो करता है, मतलब ऐसा एक रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और बस इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ ही हमारे जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो यहाँ पर खत्म होते हैं। अब जरा शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमारे को तीनों के तीनों जो टाइप हैं वो यहाँ पर चेक करने हैं। रिलेशन हमारे को सेट ए पे दिया हुआ है जो कि वहां पर नंबर्स कंटेन कर रहा है 1 2 3 अप टू 14। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है हमारा 3x - y = 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो बहुत ही सिंपल से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y = 3x, जो हमारे को एग्जैक्टली बताएगी कि ये क्या चाह रहा है। ये चाह रहा है कि हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का 3 टाइम्स होना चाहिए। अब अगर मान लो हम इस रिलेशन को डिफाइन कर दें, डिफाइन कर देंगे मतलब है रोस्टर फॉर्म के अंदर लेकर आ जाएं, तो हमारे को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये वहां पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी में हमारे को क्या देखना होगा, रिफ्लेक्सिविटी में हमने देखना होगा कि जो भी एलिमेंट है वो अपने साथ रिलेशन होल्ड कर रहा है या नहीं, यानी 1 1 के साथ में, 2 2 के साथ में, 3 3 के साथ में है या नहीं है। और हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन। और रिफ्लेक्सिविटी ना होना ये जस्ट एक एलिमेंट से दिखाया जा सकता है, इसके लिए हर एक एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्सिविटी के होने के लिए आपको हर एक एलिमेंट को चेक करने की जरूरत होती है। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में भी यही है, अगर एक भी आपके पास एक्सेप्शन है तो आप वो वाली एक्सेप्शन दिखाकर बता सकते हो कि ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसे यहां पर 1 3 है और 3 1 होना चाहिए, लेकिन 3 1 हम देख नहीं पा रहे। 2 6 है, 6 2 होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी एक पेयर जो है वो आप देख सकते हैं और उस पेयर के बेस पर आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन वहां पर सिमेट्रिक नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 3 और 3 1 जो है उसको ले लिया है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए हमारे को वहां पर जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कुछ इस तरह से चाहिए कि ए का बी के साथ में रिलेशन हो, बी का सी के साथ में रिलेशन हो, और तब हमेशा वहां पर ए सी के साथ में रिलेशन को होल्ड करे। लेकिन अब यहां पर हम देख सकते हैं कि 1 3 है, 3 9 है, लेकिन 1 9 तो नहीं है। तो बस इतना काफी है वहां पर ये दिखाने के लिए कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है रिलेशन। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन हमारा सेम है, मतलब हमने रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी जो है वो वहां पर चेक करनी है। इस बार जो हमने सेट लेना है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है और रिलेशन जो है वो है हमारा y = x + 5, यानी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से 5 ज्यादा होना चाहिए। लेकिन साथ में एक कंडीशन भी दी हुई है, वो ये x < 4। इसका मतलब है कि हमारे पास वो नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग भी करना चाहिए, साथ में वो 4 से कम भी होना चाहिए। तो अगर हम बेसिकली देखें तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 1 2 3 हो गई। तो ऐसे में रिलेशन जो है वो हमारे पास 1 6 2 7 3 8 हो गया, क्योंकि सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारे को फर्स्ट एलिमेंट में 5 प्लस करके मिलेगा। अब इसमें जो हमने चेक करना है उसमें सबसे पहली बात, अगर रिफ्लेक्सिविटी करनी है तो 1 1 2 2 और 3 3 को देखना है। 1 1 2 2 और 3 3 है ही नहीं, तो हमने कोई सा भी एक पेयर यहां पर लेकर बता देना है कि क्योंकि वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है रिलेशन में, वो वहां पर रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए हमारे पास वहां पर अगर 1 6 है तो हमारे पास 6 1 होना चाहिए, 2 7 है 7 2 होना चाहिए, 3 8 है तो 8 3 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है तो ऐसे में भी हम कोई सा भी एक पेयर ले सकते हैं। हम वहां पर कहेंगे कि 1 6 बिलोंग कर रहा है वहां पर, लेकिन 6 1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो 8 सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी में अगर हमारे पास वहां पर ए बी और बी सी है रिलेशन में तो ए सी को होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास पेयर्स कुछ इस तरह से हैं कि ए बी और बी सी रिलेशन में है ही नहीं,
मतलब 1 6 है, 2 7 है, लेकिन आपस में रिलेशन होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में 1 7 को चेक नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है जहां पर हम जो है AC को चेक करें। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह देते हैं कि ये रिलेशन जो है वो वैक्यूअसली वहां पर ट्रांजिटिव है। अब बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट जो है वो है हमारा सेट ए के ऊपर। सेट ए में हमारे पास 6 इंटीजर्स जो हैं वो दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, और जो रिलेशन है वो सिंपल कह रहा है y इज डिविजिबल बाई x। मतलब जो भी हम सेकंड एलिमेंट रखेंगे वो हमारा फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए। हर एक नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 2 से इवन नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो सारी की सारी डिविजिबिलिटी देखते हुए हमारे पास रिलेशन का सेट जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर हर नंबर के लिए वहां पर अपने आप से डिविजिबिलिटी जो है वो पॉसिबल है, तो इसीलिए ये जो है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। वो आप 1 से लेकर 6 तक किसी को भी चेक कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बात करते हैं हम सिमेट्री की। लेकिन सिमेट्री में क्या होता है, कोई भी एक बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं होता कि छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड हो। जरूरी क्या है, इनफैक्ट होता ही नहीं है। अगर मान लो 4 2 से डिवाइड होगा तो वहां पर 2 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सिमेट्री वहां पर होल्ड नहीं करती। तो कोई एक नंबर अगर मान लो हम ले लेते हैं, जैसे 1 2 और 2 1 हमने ले लिया, तो उसी के बेस पे हम दिखा सकते हैं कि वहां पर ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ट्रांजिटिव ये बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक नंबर अपने से छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है और वो किसी अपने से बड़े नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटे नंबर से अपने आप डिवाइड होता है। फैक्टर का फैक्टर फैक्टर ही होता है। तो इसीलिए ये वाला रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रहेगा। और ट्रांजिटिविटी के लिए हमारे को हर एक कंडीशन जो है वो वहां पर देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम जनरली यहां पर लिख सकते हैं कि अगर एक्स वाई बिलोंग करता है आर को, वाई जेड बिलोंग करता है आर को, तो हमेशा एक्स जेड जो है वो आर को बिलोंग करेगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, अगर z y से डिवाइड होता है, y x से डिवाइड होता है, तो z जो है वो x से डिवाइड होगा ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहां पर इंटीजर्स के सेट के ऊपर एक रिलेशन दिया हुआ है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर मान लो इसको हम रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करें तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, किसी भी नंबर को उसी में से अगर माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 जो है वो एक इंटीजर है। अगर मान लो वहां पर 0 जो है वो एक इंटीजर है, तो इसका मतलब जो है वहां पर रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिविटी जो है वो यहां पर है, तो हम कहेंगे आर जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद अगर मान लो हम सिमेट्री की बात करते हैं, तो दो इंटीजर्स को माइनस कर लो, किसी भी ऑर्डर में हमेशा इंटीजर ही आता है। वो नेगेटिव या पॉजिटिव का ही फर्क हो सकता है सिर्फ। मतलब अगर मान लो मैं कहता हूं कि 2 - 4 या 4 - 2, दोनों ही केसेस के अंदर इंटीजर आएगा, क्योंकि 2 और 4 जो है वो इंटीजर है। तो ऐसे में सिमेट्री जो है वो भी होल्ड करेगा ये। तो ऐसे में हमारे पास हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी भी होगी अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस रीजन के कारण, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास वहां पर दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को हम माइनस कर रहे हैं और वहां पर जो है वो हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है, जैसा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया है आपको कि हाँ, अगर मान लो हमारे पास x माइनस वाई में एक इंटीजर है, y माइनस जेड में एक इंटीजर है, तो x माइनस जेड होगा क्या? x माइनस जेड बेसिकली जो है वो x माइनस वाई और y माइनस जेड का सम है। तो अगर मान लो दो इंटीजर्स का हम वहां पर सम देखें तो होता तो वो इंटीजर ही है। तो ऐसे में ट्रांजिटिव भी होगा ये रिलेशन। और ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर अगर हम फिफ्थ पार्ट देखें तो उसके अपने 5 पार्ट हैं, ABCDE, और ये पांचों रिलेशन जो है वो हमने देखने हैं ह्यूमन बींग्स के सेट के ऊपर। जैसे कि फर्स्ट पार्ट अगर हम कहें, A जो है हमारा, उसके अंदर x और y जो है वो इस तरह से हैं कि x और y एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं। अब अगर मान लो x और y एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं और इसमें रिफ्लेक्सिविटी हमने देखनी है, तो हमारे को सिंपल देखना है कि क्या एक आदमी वहीं काम करता है जहां वो करता है? तो हाँ, बिल्कुल करता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सिर्फ लैंग्वेज जो है उसकी गेम है। इस पूरे 5 के 5 क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर में सिर्फ लैंग्वेज गेम है। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर सिमेट्री की बात करें तो कोई एक आदमी अगर दूसरे के साथ में काम कर रहा है तो दूसरा वाला पहले के साथ में काम कर रहा होगा, ये भी ऑब्वियस है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिविटी में हमने क्या देखना है? अगर मान लो हमारे पास 3 वहां पर बंदे हैं, पहला वाला दूसरे के साथ काम कर रहा है, दूसरा तीसरे के साथ काम कर रहा है, तो सीधी सी बात है पहला जो है वो वहां पर तीसरे के साथ काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो क्योंकि तीनों चीजें हैं, रिफ्लेक्सिविटी भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिविटी भी है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। अब यहां पर जो है ये कह रहा है x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी।
तो जैसे वो सेम प्लेस वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल एग्जैक्टली हम प्रोसीड कर सकते हैं उसी वे में। और यहाँ पर ये हमारे को रिफ्लेक्सिविटी भी दे देगा, सिमेट्री भी दे देगा और ट्रांजिटिविटी भी दे देगा। क्योंकि अगर एक आदमी दूसरे के साथ में रह रहा है तो दूसरा पहले के साथ में रहेगा, पहला दूसरे के साथ रह रहा है, दूसरा तीसरे के साथ रह रहा है, तो सीधी सी बात है पहला और तीसरा जो है वो सेम रह रहे होंगे। और रिफ्लेक्सिविटी तो अगर देखें तो काफ़ी स्टूपिड सी लैंग्वेज लगती है कि एक आदमी क्या वहाँ रह रहा है जहाँ पर वो रह रहा है, तो सीधी सी बात है वो वहीं रह रहा है। अब बात करते हैं जरा सी पार्ट की। यहाँ पर जो सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। कोई भी आदमी अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिविटी तो नहीं हो सकती यहाँ पर। और हम कहते हैं कि ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, तो ऐसे में बी जो है वो तो छोटा हो गया ना, बी वहां पर ए से 7 सेंटीमीटर टॉलर तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब सिमेट्री वहां पर नहीं हो सकती। अगर हम कहें कि यहाँ पर ट्रांजिटिविटी, तो अगर वहां पर हम 3 वहां पर पर्सन ले रहे हैं और हम कह रहे हैं कि एक पर्सन दूसरे से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, दूसरा तीसरे से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो ऐसे में तो पहला जो है वो तीसरे से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया, तो रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जो क्वेश्चन है वो स्टूपिड होते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज अगर हम देखें तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो सीधी सी बात है कोई भी अपनी वाइफ नहीं हो सकता, तो ये जो है ये ऑब्वियस है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हम कहें कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई जो है वो एक्स का हस्बैंड होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर सिमेट्री देखें तो वो भी नहीं है। अब यहाँ पर जो ट्रांजिटिविटी की बात है, तो ट्रांजिटिविटी जो है वो काफ़ी स्टूपिड हो जाएगा, लेकिन अब क्या करें, यहाँ पर जो है आपको करना तो पड़ेगा। हम कहते हैं कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई जो है वो किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता, तो अब ऐसे में हमारे पास जो है चेक कर ही नहीं सकते हम कि एक्स और जेड का रिलेशन वहाँ पर वाइफ हस्बैंड का होगा या नहीं होगा, तो ऐसे में ये वैक्यूअसली हम कह देंगे कि ट्रांजिटिव है, क्योंकि हम चेक ही नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं जरा ई पार्ट की तरफ। अब ई पार्ट कह रहा है एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो ऑब्वियस है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। एक्स इज फादर ऑफ वाई है तो वाई जो है वो सन होगा एक्स का। ट्रांजिटिविटी जो है वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक्स फादर है वाई का और वाई फादर है वहाँ पर जेड का, तो एक्स जो है वो तो ग्रैंड फादर हो गया वहाँ पर जेड का, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांजिटिविटी भी नहीं है। तो बस इसी के साथ ये वाला स्टूपिड क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ गए हैं जरा सेकंड क्वेश्चन पे, और ये सेकंड क्वेश्चन उतना स्टूपिड नहीं है जितना कि फर्स्ट था, इसके अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये रियल नंबर के सेट के ऊपर है, और यहाँ पर जो है रिलेशन आपको दिया हुआ है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब आपने 2 एलिमेंट लेने हैं, जो सेकंड एलिमेंट है उसका स्क्वायर करना है, फर्स्ट एलिमेंट आपका या तो उसके इक्वल आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए, और आपने शो क्या करना है इस क्वेश्चन में कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो जब कभी भी आपको ये दिखाना है कि ये नहीं है, तो ऐसे में आपको जनरली नहीं दिखाना होता, बल्कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना होता है। तो आपने जस्ट एक पेयर सोचना है ये दिखाने के लिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, एक पेयर सिमेट्री के लिए, और एक ही पेयर आपको चाहिए होगा ट्रांजिटिविटी के लिए। यहाँ पर अगर आपने पेयर को फाइंड करना है तो सबसे इजी वे क्या रहता है कि आप अलग अलग जो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं नंबर्स की, उनके बारे में सोचो। अलग अलग कैटेगरी से क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम रियल नंबर ले रहे हैं तो सारे के सारे ये मत सोचो कि सारे रियल नंबर एक ही जैसे हैं। आप ये सोचो कि जीरो के राइट में यानी पॉजिटिव नंबर अलग हैं, जीरो के लेफ्ट में यानी नेगेटिव नंबर्स अलग हैं। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो वो अलग बिहेवियर देंगे, अगर हम फ्रैक्शनल नंबर्स की बात करें 1/2 1/4 वो अलग नंबर देंगे। तो इस तरह से आपके पास जो है वो कैटेगरीज आ जाएंगी। जब वो कैटेगरीज आपके दिमाग में आ जाएंगी तो आप बहुत इजीली समझ लेंगे कि फ्रैक्शनल नंबर के लिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिविटी है वो काम नहीं करेगी। मतलब अगर हम यहाँ पर कोई भी एक नंबर लेते हैं जो फ्रैक्शनल है, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1/2, तो 1/2 जो है वो हमारा 1/2 के स्क्वायर से बड़ा होता है, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर जो है वो 1/4 हो जाता है और उससे वो बड़ा है। तो ऐसे में हम ये शो कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन। अगर मान लो हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री जो है वो हम काफ़ी इजीली वहाँ पर शो कर सकते हैं। क्यों शो कर सकते हैं? क्योंकि अगर एक नंबर दूसरे से हम वहाँ पर छोटा दिखाएंगे तो दूसरा नंबर जो है वो पहले वाले नंबर से बड़ा हो गया, तो ये तो बहुत इजीली हम दिखा सकते हैं। अब जैसे 2 जो है वो हमारे पास लेस देन होता है 5 स्क्वायर के, लेकिन 5 जो है वो ग्रेटर होता है 2 स्क्वायर के, तो ये हमने बहुत ईजिली दिखा दिया। ट्रांजिटिविटी के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ पर मैथ्स जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब इसके लिए यहाँ पर मैंने जो है वो 3 नंबर जो है वो कैसे सोचे, मैंने यहाँ पर जो है ये सोचा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, और मैंने फिर एक नंबर जो है वो इस तरह से ले लिया कि अगर मान लो वहाँ पर 8 जो है वो मेरा थर्ड नंबर था, तो मैंने ये सोचा कि 8 जो है वो तो रिलेशन को होल्ड करे, 3 जो है वो भी रिलेशन को होल्ड करे, लेकिन 8 रिलेशन को होल्ड ना करे, क्योंकि क्लियरली अगर हम देखें तो 8 जो है वो लेस देन है 9 के, तो 8 लेस देन हो गया 3 स्क्वायर के, 3 लेस देन हो गया 4 के, यानी 3 लेस देन हो गया 2 स्क्वायर के, तो ये दोनों तो होल्ड कर रहे हैं रिलेशन।
लेकिन अगर हम 8 की बात करें तो 8 जो होता है वो ग्रेटर होता है 2 स्क्वायर से, यानी 4 से वो बड़ा है। तो ऐसे में हमारे पास ये रिलेशन को होल्ड नहीं करेगा और हम इजीली दिखा देंगे कि यहाँ ट्रांजिटिविटी नहीं है। होपफुली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर हो। इन केस कि आपको लगता है कि हाँ कोई क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन उसमें थोड़ी सी रह गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारे को 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स के सेट के ऊपर चेक करना है और रिलेशन है b इज इक्वल टू a+1, यानी हमारा जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में 1 प्लस करके आना चाहिए। हमने क्या करना है इसके अंदर, हमने चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। रिफ्लेक्सिविटी में हमने कोई सा भी एक नंबर अगर हम यहाँ पर लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी हम लेंगे, कोई भी नंबर अपने आप में 1 प्लस करके उसके इक्वल नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 ले लिया, क्योंकि 1 जो है वो वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के सेट को बिलोंग करता है और वो अपने आप में 1 प्लस करके इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम ये बहुत इजीली दिखा सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है गिवन सेट के ऊपर। सिमेट्री हो ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। अगर मान लो b a से बड़ा है, क्योंकि a+1 है, तो a b से बड़ा नहीं हो सकता, तो सिमेट्री जो है उसका कोई चांस नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। दो एलिमेंट लेते हैं जिसमें एक जो है वो दूसरे से 1 बड़ा है, दूसरा तीसरे से 1 बड़ा है, तो ऐसे में जो है वो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड के बीच में तो 2 का गैप आ गया। अब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि 6 जो है वो 5+1 होता है, ओके, 5 जो है वो 4+1 होता है, ओके, लेकिन 6 जो है वो 4+1 तो नहीं होता। तो इसका मतलब 4 5 बिलोंग कर रहे हैं आर को, 5 6 बिलोंग कर रहे हैं आर को, 4 6 तो नहीं कर रहा है। तो यहां पर हम इजीली दिखा सकते हैं कि ये जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है रिलेशन। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन बोल्ड आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। मतलब हमने रियल नंबर्स, जो बोल्ड आर है वो हमारा रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स के सेट के ऊपर चेक करना है कि हमारे पास ये रिलेशन होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। और इसके अंदर हमने वहां पर ये दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब कैसे दिखा सकते हैं, हमारे पास जो है वो सारे रियल नंबर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे को जनरल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो अगर हम किसी भी नंबर की बात करें तो हर नंबर अपने आप इक्वल तो होता ही है अपने, तो ए के लिए ये चीज़ तो ट्रू हो जाएगी क्योंकि वहां पर लेस देन के साथ में इक्वालिटी भी दी हुई है, तो रिफ्लेक्सिविटी तो हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। अब बात हो रही है सिमेट्री की। सिमेट्री हम यहाँ पर बहुत ईजिली डिनाई कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर एक नंबर दूसरे से छोटा होता है तो दूसरा नंबर पहले वाले से बड़ा होता है, तो ऐसे में हम दिखा सकते हैं कोई से भी दो नंबर्स का सेट लेके। अब जैसे 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3, वहां पर इजीली हम दिखा सकते हैं कि है, मतलब होल्ड कर रहा है वो रिलेशन। लेकिन अगर इसका उल्टा ले लें, हम 3 और 2 ले लें, तो ऐसे में 3 जो होता है वो ग्रेटर देन 2 होता है, तो वो रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहा। तो ये हमने शो कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी तो हमेशा काम करेगी। अगर हम कोई एक नंबर कहते हैं दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो पहला वाला तीसरे से छोटा होता ही होता है। तो कोई से भी 3 नंबर हम ले लें तो हम जनरली कह सकते हैं कि हमेशा ही ऐसा होगा। और क्योंकि ये हमेशा ही होगा तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो यहाँ पर ट्रांजिटिव होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन था, फिर दोबारा से हमसे दिमाग मांग रहा है। ये हमारा रियल नंबर के ऊपर है और रिलेशन कह रहा है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब यहाँ पर हमारे को चेक करनी है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। अब यहाँ पर अगर हमने रिफ्लेक्सिविटी सोचनी है तो रिफ्लेक्सिविटी में भी जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में कहा था, जब रियल नंबर्स की बात होती है तो आप वहाँ पर 0 से राइट, 0 से लेफ्ट, वहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर, इन सब के बारे में अलग अलग सोचो तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वहाँ पर हमने 1/2 एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर भी अगर हम 1/2 एग्जाम्पल लेकर देखें तो 1/2 जो है वो ग्रेटर होता है 1/2 के क्यूब से, क्योंकि 1/2 का क्यूब जो है वो 1/8 हो जाएगा। तो बहुत इजीली हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन, क्योंकि अगर एक भी एक्सेप्शन होती है तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक भी एक्सेप्शन है तो हम बहुत इजीली कह देते हैं कि वो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एग्जाम्पल लेकर हमने दिखा दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो यहाँ पर जो लेस देन और ग्रेटर देन होते हैं उनके अंदर सिमेट्रिक रिलेशन तो होते ही नहीं, ये हमें याद ही रखना चाहिए। अगर मान लो एक लेस देन है तो दूसरा हमेशा ग्रेटर देन होगा, तो वहाँ पर वो वाला रिलेशन होल्ड तो कभी करेगा ही नहीं। अब सिर्फ रह जाता है कि हमने वहाँ पर पेयर जो है वो वहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 2 और 9 का पेयर जो है वो चूज कर लिया ये शो करने के लिए। तो 2 जो है वो स्मॉलर होता है 9 क्यूब से, लेकिन 9 जो है वो 2 क्यूब से बड़ा होता है। तो हमने बहुत ईजिली दिखा दिया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी में भी हमारे को शो करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ 3 नंबर्स जो हैं वो सोचने पड़ते हैं। यहाँ पर भी मैंने, अगर आप देखोगे तो जैसे सेकंड क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही हमने नंबर जो है वो चूज़ किए हैं। 2 3 जो है वो ले लिया मैंने, और उसके बाद थर्ड नंबर जो है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया।
तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास थर्ड नंबर 9 जो है वो फिट ऐसा बैठ गया कि 9-3 यहाँ पर रिलेशन को होल्ड कर रहा है, 3-2 रिलेशन को होल्ड कर रहा है, लेकिन 9-2 जो है वो रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये शो कर दिया कि ये जो है ये ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब कुल मिला के अगर हम कहें तो आर कुछ भी नहीं है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो हमारे को 1 2 3 सेट के ऊपर चेक करना है और रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 1। वो ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ तो रोस्टर फॉर्म से ही हम बहुत इजीली ये चीज दिखा सकते हैं। अगर इसने वहां पर रिफ्लेक्सिव होना है तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए 1 1 2 2 और 3 3 होने जरूरी है, और यहाँ पर 1 1 नहीं है तो एक एक्सेप्शन दिखाकर हम दिखा देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए अगर वहां पर ए बी है तो बी ए होना जरूरी है, और ऐसा है। अगर वहां पर 1 2 है तो साथ में हमारे को 2 1 दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है सिमेट्रिक हो गया। फिर ट्रांजिटिविटी की बात करें तो ट्रांजिटिविटी में हमारे पास 1 2 है, 2 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 1 तो नहीं है। तो ऐसे में हम दिखा सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो अगर हम देखें तो काफी इजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे को रिलेशन आर जो है वो सेट ए पे दिखाना है। सेट ए क्या है? ये हमारी एक लाइब्रेरी के अंदर बुक्स का टोटल सेट है, और रिलेशन है हमारा एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। हर एक बुक उतने ही पेजेस कंटेन करती है जितने वो करती है। तो सीधी सी बात है, ये जो रिलेशन है ये वहां पर रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो अगर कोई दो बुक्स हैं और एक बुक दूसरी बुक के जितने पेज रखती है, तो सीधी सी बात है दूसरी बुक पहले बुक के जितने पेज रखेगी, तो ये जो है सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिविटी को भी प्रूव करने के लिए हमारे को ज़्यादा मेहनत करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज का ही गेम है, सिंपल, और कुछ नहीं है। अगर एक बुक के पेज जो है वो दूसरी बुक के बराबर हैं, दूसरी बुक के पेज तीसरी बुक के बराबर हैं, तो पहली बुक के जो पेजेस हैं वो तीसरी बुक के पेजेस के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आर जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसको चेक करना है हमने 1 2 3 4 5 के सेट के ऊपर, और जो रिलेशन है वो है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इवन, और हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकंड पार्ट को आप छोड़ दो, पहले आप इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो प्रूव कर लो, उसके बाद जो है सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की। किसी भी नंबर को उसमें से माइनस करोगे तो 0 आएगा। अब जब 0 आएगा और 0 को हम इवन नंबर कंसीडर करते हैं तो रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करना तो कोई मुश्किल नहीं है। मॉडुलस के अंदर a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल होते हैं। मतलब मॉडुलस ऑफ a माइनस बी ले लो या मॉडुलस ऑफ b माइनस ए ले लो, दोनों इक्वल हैं। तो जब दोनों ही इक्वल हैं तो एक अगर इवन हुआ तो दूसरा इवन होगा ही होगा। तो सिमेट्री भी प्रूव कर दी हमने। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिविटी की। तो अगर मान लो हम कहते हैं कि ए बी और बी सी दो हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो रिलेशन आर के अंदर हैं, तो ऐसे में a माइनस बी इसका मॉडुलस और b माइनस सी का मॉडुलस दोनों इवन होंगे। तो ऐसे में अगर हम a माइनस सी का मॉडुलस निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? वो भी इवन ही आएगा। तो ट्रांजिटिविटी प्रूव करना भी यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। तो जब हमने यहाँ पर ट्रांजिटिविटी भी प्रूव कर दी तो ये हम दिखा सकते हैं कि हमारा रिलेशन R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। इस चीज को मैं आपको रोस्टर फॉर्म के अंदर आराम से समझा देता हूँ। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेशन R जो है उसको अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास वो 1 2 3 4 5 के सेट के ऊपर जो आएगा वो आपके सामने है। फिर हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? जो हमसे कहे हुए हैं। जैसे 1 3 5 का रिलेशन हमने उसी के साथ में देखना है, तो 1 3 5 को हमने क्रॉस किया 1 3 5 के साथ में। फिर 2 4 का 2 4 के साथ में देखना है तो वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। फिर उसके बाद 1 3 5 का 2 4 के साथ में बोला है तो वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। अब जरा आप इजीली जो है ऊपर देखकर समझें कि 1 3 5 को जब हमने 1 3 5 के साथ में क्रॉस किया तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आए हैं वो एलिमेंट्स एक ऐसा सेट बना रहे हैं जो रिलेशन R के अंदर है, मतलब वो उसका सबसेट है। अगर हम 2 4 को 2 4 के साथ में क्रॉस करते हैं तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है उसके अंदर अगर हम देखें तो सारे एलिमेंट्स रिलेशन R के अंदर हैं, तो इसका मतलब वो रिलेशन R का सबसेट हो गया। लेकिन अगर हम वहां पर 1 3 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं 2 4 के साथ में, तो ऐसे में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है R में। तो मतलब दोनों की इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, फाई है। तो ये हम दिखा सकते हैं कि 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 4 के साथ में रिलेटेड नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
नाइन्थ क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट हैं जो कि हमने सेट ए पे चेक करने हैं। सेट ए जो है वो इंटीजर्स का सेट है, 0 से बड़ा होना चाहिए इंटीजर या इक्वल होना चाहिए, और 12 से लेस या उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर्स, इनफैक्ट 13 नंबर्स का हमारे पास ये सेट हो गया। इस पे जो हमने फर्स्ट पार्ट में रिलेशन चेक करना है वो है मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब यहां पर अगर मान लो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिविटी के अंदर हमने चेक क्या करना है कि किसी भी नंबर को उसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और जो 0 होता है वो तो किसी का भी मल्टीपल माना जा सकता है। तो अगर मान लो किसी का भी मल्टीपल माना जा सकता है तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री जो है उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें समझना होगा कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ b माइनस a के, और इसे हमने पहले भी स्टडी किया है। तो अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो ऑब्वियस है b माइनस a जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा, क्योंकि वो मॉडुलस के अंदर है। तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा रिलेशन। ट्रांजिटिविटी को प्रूव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आप सीधा सीधा अगर मान लो यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव होगा तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है मार्क्स जो है वो वहाँ पर कट जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर जो मल्टीपल है 4 का, उसके लिए 4m और 4n यूज कर लेते हैं। जैसे a माइनस बी है, इसके लिए 4m यूज कर लो, b माइनस सी है, इसके लिए 4n यूज कर लो। ये दोनों यूज करके आप बहुत इजीली दिखा सकते हैं कि अगर मान लो हम मॉडुलस ऑफ a माइनस सी निकालेंगे तो उसके अंदर 4 जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। 4 कॉमन लिया जा सकता है का मतलब होता है कि वो 4 का मल्टीपल है। तो बेसिकली अगर मान लो ए बी जो है वो आर को रिलेट करता है, बी सी जो है वो आर को रिलेट करता है, तो ए सी भी वहां पर बिलोंग करेगा आर को, और ट्रांजिटिविटी जो है वो इसी के साथ प्रूव हो जाएगी। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इक्विवेलेंस प्रूव करने के बाद हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो हमने फर्स्ट केस और सेकंड केस जो भी हमारे को ये दो अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, दोनों में 1 से रिलेटेड रिलेशन जो है वो देना है। तो अब 1 से रिलेटेड रिलेशन, अब यहाँ पर क्या होगा, हमने वहां पर सिंपल देखना है कि 1 में से माइनस करें या किसी नंबर में से 1 माइनस करें, 4 का मल्टीपल आए हमारे पास। तो ऐसे ऐसे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हमारे पास एक तो 1 1 है क्योंकि वो 0 देगा, एक 1 5 है जो कि हमारे को 4 देगा, 1 9 है जो हमारे को 8 देगा, और यहाँ पर 1 5 और 1 9 का हम रिवर्स भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ मॉडुलस है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, अगर वो मल्टीपल ऑफ 4 हमारे को दे रहा है तो दोनों केसेस में देगा। तो यहाँ पर अगर हम बेसिकली देखें तो हमारे पास 1 5 और 9 की गेम है। तो हमसे जो पूछा गया है कि सेट कौन सा होगा यहाँ पर एलिमेंट्स का, तो वो होगा 1 5 9। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर सिंपल हमारे को रिलेशन दिया हुआ है a इक्वल्स b। हर एक एलिमेंट अपने इक्वल तो होता ही है, तो रिफ्लेक्सिविटी तो प्रूव हो ही गई। उसके बाद सिमेट्री भी जो है उसको भी समझना कोई मुश्किल नहीं है कि अगर मान लो एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है तो दूसरा नंबर पहले नंबर के इक्वल होगा ही होगा। वो भला ही यहाँ पर जो सेट ए दिया हुआ है उसकी बात है, भला ही वो यूनिवर्सली बात की जाए। और ट्रांजिटिविटी भी अगर देखा जाए तो यूनिवर्सली हम इक्वालिटी के अंदर ये कह देते हैं कि वो ट्रांजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि अगर एक एलिमेंट दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो ऐसे में पहला जो है वो तीसरे के इक्वल होता ही होता है। क्योंकि अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी ये प्रूव हो गई हैं, तो हमारा रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब जो हमारे पास बचा हुआ है वो ये है कि हमने वहाँ पर एक वो सेट देना है जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स हों जो 1 के साथ में रिलेटेड हो। अब अगर यहाँ पर हम 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स की बात करें तो सिर्फ 1 1 ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का रिलेशन है। तो ऐसे में हमारे पास 1 1 वाला सेट जो है वो बिलोंग करेगा आर को, और हमसे अगर कोई पूछेगा कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो हमारे पास सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो कि 1 है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है ये जस्ट हमसे एग्जांपल्स मांग रहा है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद इसकी वर्थ जो है वो 0 है, लेकिन फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पर एक हमसे रिलेशन मांगा हुआ है जो सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा रिलेशन हम दे सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए परपेंडिकुलर लाइन्स ली हैं। अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है तो दूसरी वाली पहले पे परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ना तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है और ना ही वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। सेकंड के अंदर वो कह रहा है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो ऐसे में भी मैंने वहां पर एक एग्जांपल ले लिया है। इस एग्जांपल के अंदर मैंने ह्यूमन बींग्स जो है वो ले लिए। तो अगर मान लो हम ऐसे में ह्यूमन बींग्स लेंगे और हम कहेंगे कि एक ह्यूमन बींग दूसरे से टॉलर है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने आप से टॉलर कोई नहीं होता, और सिमेट्रिक भी नहीं होता। अगर एक जो है वो दूसरे से टॉलर है तो दूसरे वाला शॉर्टर हो गया, सीधी सी बात है। तो ऐसे में सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। हाँ, ट्रांजिटिव जरूर हो जाता है ये, क्योंकि हमने वहाँ पर सिंपल टॉलर की बात करी है। हमने वहाँ पर जो हमारा एक क्वेश्चन था, अगर आपने पहले ध्यान दिया हो, जिसके अंदर 7 सेंटीमीटर टॉल करके ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो वो वाले में तो प्रॉब्लम आ सकती है कि हाँ हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले में 7 का गैप, दूसरे में 7 का गैप, तो 14 का आ जाएगा।
लेकिन जनरल टर्म अगर हमसे बोली जाए कि टॉलर है, तो अगर एक दूसरे से टॉलर है, दूसरा तीसरे से टॉलर है, तो पहला वाला जो है वो थर्ड से टॉलर हो गया। ये वाले जो हैं, ये वाले हमारे को एग्जाम्पल सोचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर मान लो हमसे कोई एग्जाम्पल ही पूछना चाहता है तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में बहुत ईजी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमसे बोल रहा है वो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होने चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होने चाहिए, तो रोस्टर फॉर्म दे दो, बजाय इसके कि सोचो कि वहां पर लाइन का सेट हो सकता है, स्क्वायर्स का सेट हो सकता है, या ट्राइंगल का सेट हो सकता है। एक उससे बहुत ईजी होता है कि रोस्टर फॉर्म के अंदर वहां पर हमारे पास रिलेशन ऐसा दे दो जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन वहां पर ट्रांजिटिव ना हो। ऐसे ही फोर्थ के अंदर बोला है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, लेकिन सिमेट्रिक नहीं चाहिए, तो वहां से सिमेट्री हटा दो। सिमेट्री हटाने के लिए सिंपल हमारे को वहां पर 1 2 दिया हुआ है, तो 2 1 जो है उसको हटा दो। कहीं पर भी अगर एक पेयर भी आपने इस तरह से कर दिया कि जिसके अंदर ए भी रिलेशन में है और बी ए नहीं है, तो सिमेट्रिक जो है वो नहीं रहता। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोला हुआ है उसने सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हमने रिफ्लेक्सिविटी हटानी है, यानी हमने वहां पर जो सेल्फ रिलेशन है वो वाला हटा देना है। 1 1 2 2 या 3 3 जो है उनमें से अगर एक भी हमने हटा दिया और सेट जो है वो 1 2 3 के ऊपर है, तो हमारा काम हो गया। ये जो क्वेश्चन है इसकी कोई इतनी ज्यादा वर्थ नहीं है, तो इसके ऊपर जो है ज्यादा टाइम नहीं लगाते, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 कह रहा है शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू, distance of the point P from origin is same as distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। तो पहला पार्ट तो ये है कि हमने इक्विवेलेंस प्रूव करनी है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P which is not equal to 0 0 is the circle passing through P with origin as center। ठीक है जी, एक एक करके करते हैं। पहले इक्विवेलेंस की बात करते हैं। मेन उसका डिस्टेंस अगर ओरिजिन से लें तो पहले ओरिजिन डिफाइन कर देते हैं कि ओरिजिन मान लो हमारा 0 0 है। अब अगर कोई भी पॉइंट हम वहां पर लें, कहीं पर भी प्लेन में हो, वो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से उतना ही होगा जितना उसका है, मतलब ओपी तो ओपी के इक्वल ही रहेगा, तो ऐसे में रिफ्लेक्सिव तो हो गया रिलेशन। और फिर डिस्टेंस अगर मान लो हम एक डिस्टेंस ए कभी कहें कि बी के इक्वल है, तो बी डिस्टेंस ए के इक्वल होता ही होता है। तो ऐसे में अगर हम दो पॉइंट ले रहे हैं पी और क्यू और हम कह रहे हैं कि ओपी ओ क्यू के इक्वल है, तो ओ क्यू जो है वो ओपी के इक्वल होगा ही होगा, तो सिमेट्री भी हो गई। और इक्वालिटी वाले रिलेशन के अंदर ट्रांजिटिविटी भी हमेशा ही होती है। 3 पॉइंट पी क्यू आर अगर हम ले लेते हैं और हम कहते हैं कि ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, ओ क्यू ओ आर के इक्वल है, तो ओ पी जो है वो ओ आर के इक्वल होती है। और ऐसा जो है वो आपने बहुत सारी इक्वेशंस के अंदर पहले किया हुआ है, तो इसमें डिटेल में नहीं जाते। तीनों चीजें हमने प्रूव कर दी हैं, तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो यहाँ पर प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से इसको सर्कल प्रूव कर सकते हैं। तो सर्कल प्रूव करने के लिए आपको सर्कल की डेफिनेशन पे जाना होगा। सर्कल की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, इतनी सी चीज होती है। तो यहां पर वो वाली डेफिनेशन बिल्कुल फिट बैठ रही है। मतलब अगर हम यहां पर पॉइंट्स ले लेते हैं P1 P2 P3 और इस तरह से हम पॉइंट्स को बढ़ाते चले जाते हैं और हम कहते हैं कि ये रिलेटेड है P के साथ में, तो रिलेटेड कैसे होंगे? वो तभी होंगे जब यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल होंगे, और जब यहाँ पर डिस्टेंस सारे के सारे इक्वल होंगे तो सीधी सी बात है वो हमारी डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे। डेफिनेशन को फुलफिल करते ही हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन हमसे कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर T1 T2 वेयर T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर वो ये कह रहा है कि कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल्स T1 T2 T3, तीनों की साइड दी हुई हैं, विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। ठीक है जी, पहले हम इक्विवेलेंस की बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इक्विवेलेंस प्रूव करना इसकी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी की अगर हम बात करें तो हर एक ट्राइंगल अपने साथ में तो सिमिलर होता ही है, तो ऐसे में जो है रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन। अगर एक ट्राइंगल ए है दूसरा बी है, ए बी के साथ में सिमिलर है तो बी ए के साथ में सिमिलर होगा ही होगा, तो इसका मतलब हमारे पास सिमेट्री भी आ गई। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी में अगर 3 ट्राइंगल हमारे पास ऐसे हैं कि ए बी के साथ में सिमिलर है, बी सी के साथ में सिमिलर है, तो ए जो है वो सी के साथ में सिमिलर होता ही होता है। तो बेसिकली देखें तो सिमिलैरिटी बिल्कुल इक्वालिटी की तरह काम कर रही है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर एक दूसरे के साथ में रिलेटेड है, दूसरा तीसरे के साथ में रिलेटेड है, तो हम बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि पहला वाला तीसरे के साथ में रिलेटेड होगा ही होगा। तो अब क्योंकि तीनों चीजें हमने प्रूव कर दी, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बात है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है उसके अंदर मेन रिलेशन क्या था? वो था सिमिलैरिटी का। जो 3 ट्राइंगल हमारे को दिए हुए हैं उनमें से कौन से 2 सिमिलर हैं वो आप देख लो, और जैसे ही आपको वो पता चलेगा कि कौन से 2 सिमिलर हैं वो आप बता दोगे कि वो रिलेशन आर में हैं। अब इसके अंदर T1 और T3 को अगर हम देखते हैं तो इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है।
और सिमिलैरिटी का एक क्राइटेरियन होता है कि अगर वहाँ पर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास T1 जो है वो T3 के साथ में रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज R इक्वल्स P1 P2 वेयर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और उसके बाद भी सेकंड पार्ट हमसे बोला हुआ है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल T विद साइड 3, 4 एंड 5। ठीक है जी, पहले इक्विवेलेंस की बात करते हैं। कोई भी एक पॉलीगन ऑब्वियस है उसकी उतनी ही साइड होंगी जितनी होंगी, तो रिफ्लेक्सिविटी तो अगर देखा जाए तो कॉमन सेंस से प्रूव हो गई। फिर यहाँ पर सिमेट्री में भी कॉमन सेंस से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, कोई मैथमेटिकल एप्लीकेशन नहीं है। अगर कोई दो पॉलीगन है जिनमें पहला पॉलीगन जो है वो दूसरे पॉलीगन जितनी साइड रखता है तो दूसरा पॉलीगन भी उतनी साइड रखेगा जितना पहला, तो सिमेट्री भी प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है। और ना ही यहाँ पर ट्रांजिटिविटी को प्रूव करने में हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी। अगर 3 पॉलीगन आप ले लोगे, एक पॉलीगन दूसरे पॉलीगन के जितनी साइड्स रखता है, दूसरा पॉलीगन तीसरे के पॉलीगन जितनी साइड रखता है, और ऐसे में अगर हम देखेंगे तो पहला और तीसरा जो है वो इक्वल साइड कंटेन करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी जो है वो प्रूव कर दी है, तो हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब बढ़ते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमें वहां पर साइड्स दी हुई हैं और ये बताया हुआ है राइट ट्राइंगल, लेकिन इससे कहीं मतलब नहीं है हमारे रिलेशन का। रिलेशन जो है वो पॉलीगन के ऊपर बेस्ड है, वो उसकी साइड्स के ऊपर बेस्ड है। तो हमने जस्ट जो ध्यान रखना है वो इतना है कि साइड्स कितनी है। वो राइट ट्राइंगल है तो 3 साइड्स होंगी, तो हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलीगन जिसकी 3 साइड होंगी वो इसके साथ में रिलेटेड है। तो इसका मतलब जो सेट ये मांग रहा है वो सिंपल सेट ऑफ ट्राइंगल्स है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R L1 L2 वेयर L1 इज पैरेलल टू L2। तो पैरेललिज्म का रिलेशन है जो हमारा इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने जो ये कॉन्सेप्ट हैं रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी किए थे, उसके अंदर हमने ये जो एग्जाम्पल है वो लिया भी था। तो अगर आप वहाँ पर चैनल को फॉलो कर रहे हैं और उस वीडियो को करके हैं तो सेम हम उसी तरीके से यहाँ पर प्रोसीड करने वाले हैं। रिफ्लेक्सिविटी जो है वो होगी क्योंकि हर एक लाइन अपने साथ पैरेलल होती है। उसके बाद सिमेट्री भी प्रूव करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो दूसरी वाली पहले के पैरेलल होगी। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की, तो 3 लाइनें वहाँ पर कंसीडर कर लो। एक लाइन दूसरे के वहाँ पर पैरेलल है, दूसरी वाली तीसरे के पैरेलल है, तो ऐसे में पहली लाइन जो है वो तीसरे के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ट्रांजिटिविटी भी है। अब क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ही चीजें हैं तो हमारा जो रिलेशन R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब जो यहाँ पर सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस। मतलब एक लाइन हमारे को दी हुई है और हमसे बोला हुआ है कि इससे रिलेटेड वहां पर लाइंस का सेट बताओ। तो इससे रिलेटेड रिलेशन है क्या? रिलेशन है वहां पर पैरेललिज्म का। मतलब हमें इसके पैरेलल सारी की सारी लाइंस जो हैं वो देनी है। इसके का मतलब y इज इक्वल टू 2x+4। अगर y इज इक्वल टू 2x+4 के पैरेलल हमें कोई लाइन चाहिए तो हम वहां पर ध्यान रखेंगे कि y इज इक्वल टू mx+c फॉर्म है। ये y इज इक्वल टू mx+c के अंदर हम m को तो टच कर नहीं सकते, मतलब 2 को तो टच कर नहीं सकते। c जो है वो एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसको हम जितना मर्जी बदल लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन हमेशा पैरेलल रहेगी एज लॉन्ग एज कि हम वहां पर m को चेंज ना करें। तो y इज इक्वल टू 2x को 2x रहने दो, प्लस जो है वो एक कोई सा भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लो। तो हमारे लिए वहां पर रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है अगर हम सेट ऑफ लाइंस की बात करें तो वो हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x+c। और बस इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय R। और R जो है वो हमारे को दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर। और जो आंसर है वो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये जो हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन है इसके ऊपर बेस्ड है। तो बजाय हम वहाँ पर A B C इनको अलग अलग करें, हम पहले वहाँ पर रिलेशन R को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने इसकी रिफ्लेक्सिव नेचर देखनी है तो हमने जस्ट देखना है कि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 ये जो सेट हैं ये हमारे वहाँ पर रिलेशन R में होने चाहिए, और ऐसा है। और क्योंकि ऐसा है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर हम बात करते हैं सिमेट्री की। अगर सिमेट्री हमने यहाँ पर प्रूव करनी है तो जस्ट वहाँ पर एलिमेंट देखो A B। अगर वहाँ पर A B एलिमेंट हैं तो B A एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम पहला ही एलिमेंट देखें तो वो हमारा A B फॉर्म में है, उसमें 1 2 है, लेकिन अगर हम पूरे रिलेशन में देखें तो 2 1 है ही नहीं। तो इसका मतलब जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद ट्रांजिटिविटी देखने के लिए हमारे पास जो है वो A B B C, ये दो एलिमेंट जो हैं ये हमारे पास अलग से रिलेशन में होने चाहिए, तब हम वहाँ पर AC को चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 है हमारे पास, लेकिन 2 के आगे हमारे पास एलिमेंट नहीं है तो उसको तो चेक नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि 1 3 है,
तो 1 3 है तो फिर हमारे पास 3 2 भी है, और अगर 1 3 और 3 2 है तो हम चेक कर सकते हैं। तो हम चेक क्या करेंगे कि क्या 1 2 है, तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि 1 2 है हमारे पास। तो 1 3 3 2 के होने के बाद अगर वहाँ पर 1 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। और इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपके पास ए बी बी सी हो और ए सी ना हो, और ऐसा हमारे पास एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर बी होगा, यानी हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर, और आर जो हमारे पास रिलेशन है वो हमसे कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो है वो सेकंड एलिमेंट में से 2 माइनस करके आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। अब ऐसे में क्योंकि अपर बाउंड नहीं है, यहाँ पर कोई भी अपर लिमिट नहीं दी हुई, तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम सेट नहीं बनाने वाले यहाँ पर, हम यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। अब अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऐसे में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट में से 2 माइनस करके आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे रिलेशन को होल्ड नहीं करता। बी की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे में हमारे पास 3 जो है वो 8 में से 2 माइनस करके आता ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही बिलोंग नहीं करेगा। सी की अगर हम बात करें तो 6 जो है वो 8 में से 2 माइनस करके आता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा ए वो सेकंड एलिमेंट बी में से 2 माइनस करके आ भी रहा है, और जो सेकंड एलिमेंट है हमारा बी जिसकी वैल्यू यहाँ पर 8 है वो ग्रेटर देन 6 भी है, तो इसका मतलब ये हमारे रिलेशन को होल्ड करेगा। इसके बाद डी जो है उसको चेक करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 8 जो है वो क्लियरली 7 - 2 नहीं होता, तो ये हमारे रिलेशन को होल्ड नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। हस्ता ला विस्ता, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।